मैं पवित्रा देवी, सहायक प्राध्यापक हिंदी विभाग, राजकीय महाविद्यालय बिरोड़ झज्जर से। और आज का हमारा जो विषय है वो है रीतिकाल का नामकरण। और ये हमारा जो टॉपिक है ये बीए द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों के लिए है। और सभी विद्यार्थी इस प्रश्न को, इस टॉपिक को ध्यानपूर्वक सुनेंगे। सबसे पहला है आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रीतिकाल के नामकरण की समस्या पर अपने विचार व्यक्त करें। कि रीतिकाल का जो नामकरण है अलग अलग विद्वानों ने किन किन नाम से इनको अभिहित किया है, इनको परिचित करवाया है। इनका जो नाम है वो किस आधार पर, किस प्रवृत्ति पर इन्होंने रीतिकाल का जो नामकरण है वो किया है। कि रीतिकाल नामकरण की समस्या। रीतिकाल के नामकरण की समस्या पर विचार करने से पूर्व हमें इस बात पर विचार करना होगा कि नामकरण की समस्या क्या है। जिस प्रकार किसी घर में बच्चा पैदा होने पर परिवार के विभिन्न सदस्य उस बच्चे का नामकरण अपने मतानुसार कर देते हैं तथा उस बच्चे के लिए एक स्थायी नाम की समस्या उत्पन्न हो जाती है, उसी प्रकार जब विभिन्न साहित्यकार किसी अध्याय अथवा काल का नाम अपने मतानुसार करने लगते हैं तब वहाँ भी उस अध्याय अथवा विषय के नाम के बारे में विभिन्न विद्वानों के विभिन्न मत होना ही तत्संबंधित नामकरण की समस्या कहलाती है। कि नामकरण की समस्या कि किस प्रकार से जब हमारे घर में कोई बच्चा होता है तो हमारे घर के सभी सदस्य अपने अपने मत के अनुसार उस बच्चे का नामकरण करते हैं। तो उसी प्रकार जब हिंदी साहित्य की जब रीतिकाल की जब हम बात करते हैं तो विभिन्न जो विद्वान हुए हैं उनको भी रीतिकाल का जो नामकरण है वो जो हिंदी साहित्य का जो रीतिकाल था उन्होंने जो वहाँ के युग में, उस काल में जो उन्होंने प्रवृत्तियाँ देखी, जो उन्होंने विशेषताएं देखी, उन्हीं के अनुसार उन्होंने हिंदी साहित्य का जो हमारा रीतिकाल है उन्होंने किस किन नामों से उनको अभिहित किया है, उन्होंने उन नामों से संबोधित किया है। कि सबसे पहले आता है हमारा रीतिकाल का नामकरण। सामान्यतः संवत 1700 से 1643 से 1843 ईस्वी तक के हिंदी साहित्य के इतिहास को रीतिकाल के नाम से जाना जाता है। कि सबसे पहले जो हमारा विद्यार्थियों को रीतिकाल का जो सन है, संवत है, जो काल है निर्धारित किया गया है उसका सन है वो मालूम होना चाहिए। सबसे पहले जो इनकी जो मानी गई है उनका सन 1700 से 1900 तक माना गया है। फिर आता है कि अगर हम हिंदी साहित्य के आदिकाल के जब हम बात करते हैं तो उसमें भी हमें नामकरण की विभिन्न समस्याएं देखने को मिलती हैं, विभिन्न नाम देखे गए हैं, विभिन्न काल निर्धारित किए गए हैं, अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मतभेद भी रहे हैं। उसी प्रकार से हमारा हिंदी साहित्य का जो इतिहास है वो जो जिसमें रीतिकाल का नाम दिया गया है कि उसमें भी विभिन्न विद्वानों के जो नामकरण को लेकर जो उन्होंने अपनी प्रवृत्तियों के आधार पर, उस युग की, उस काल की विशेषताओं के आधार पर उन्होंने हिंदी साहित्य का जो रीतिकाल है उन्होंने विभिन्न नामों से उनको दिखाया है, परिचित किया है, अभिहित किया है, संबोधित किया है। कि अब उसके बाद आता है सामान्यतः किसी भी काल का नामकरण या तो उस काल विशेष में पाई जाने वाली मुख्य साहित्यिक प्रवृत्तियों के आधार पर किया जाता है या विशिष्ट व्यक्ति के कृतित्व के आधार पर। इस दृष्टि से वैसे तो लगभग सभी विद्वानों ने इस काल का नामकरण इस काल में पाई जाने वाली प्रमुख प्रवृत्ति के आधार पर किया है, परंतु उनकी दृष्टि में साहित्यिक प्रवृत्तियां भिन्न भिन्न हैं। कि प्रत्येक काल में, मान लीजिए हम हिंदी साहित्य के आदिकाल की बात करते हैं, हिंदी साहित्य के हम भक्ति काल की बात करते हैं, रीतिकाल की जब हम बात करते हैं
तो किस प्रकार से जो विभिन्न विद्वान रहे हैं, विभिन्न आचार्य रहे हैं, तो उन्होंने उस काल की विशेषताओं और प्रवृत्तियों के आधार पर ही रीतिकाल का नामकरण किया है। और हिंदी साहित्य के आदिकाल की जब हम बात करते हैं या भक्ति काल की हम बात करते हैं, भक्ति काल में हम जब देखते हैं तो हमारे रैदास हैं, हमारे कबीरदास हैं, तो इसमें सभी जितने भी हमारे संत, समाज सुधारक कह लीजिए या संत कवि कह लीजिए, उन्होंने समाज में सुधार की भावना को जागृत करने के लिए भक्ति को अपना मार्ग अपनाया है। और अगर हम आदिकाल की जब हम बात करते हैं तो उसमें राष्ट्रवाद की भावना दिखाई देती है, उसमें समाज की भी बात दिखाई देती है, उसमें युद्धों का भी वर्णन दिखाई देता है, उसमें आर्थिक परिस्थितियाँ भी हैं, सामाजिक परिस्थितियाँ भी हैं, धार्मिक परिस्थितियाँ भी हैं। तो आदिकाल की जब हम बात करते हैं कि विभिन्न रूपकों को हम देखते हुए आदिकाल का, जैसे कि हम सबसे पहले हम राष्ट्रवाद की इसमें भावना ज़्यादा केंद्रित की गई है। और अगर हम रीतिकाल की जब हम बात करते हैं, क्योंकि इसमें श्रृंगारिकता से संबंधित बहुत सी काव्य रचनाएँ लिखी गई हैं, इसीलिए जब हम रीतिकाल की जब हम बात करते हैं तो श्रृंगारिकता पर हमारे जो कवि हैं आश्रयदाताओं को यह हमेशा प्रसन्न करने में लगे रहते थे और उनके ही अनुसार वो काव्य रचनाएं लिखते थे, जिसमें एक मासलता दिखाई देती थी, एक नारी को बड़ा ही एक विचित्र रूप में उनको प्रदर्शित किया जाता था। उसी प्रकार अब बात चल रही थी हमारा हिंदी साहित्य का जो रीतिकाल है कि किस प्रकार से प्रवृत्ति के आधार पर, व्यक्ति की कृतिताओं के आधार पर, कि मान लीजिए हम भूषण की हम जब बात करते हैं, राष्ट्रवादी काव्य धारा के कवि है रीतिकाल के, क्यों व्यक्ति विशेष की बात है, काल की बात अलग है और व्यक्ति विशेष की बात, तो दोनों में आप अंतर देख सकते हैं कि विशेषताओं के आधार पर हिंदी साहित्य का जो रीतिकाल का जो नामकरण है उन्हीं प्रवृत्तियों के आधार पर ही चित्रित किया गया है, नामांकन किया गया है, नामकरण किया गया है। कि सबसे पहले इस दृष्टि में बहुत सी विशेषता हुई जैसे कि दिखाई देती है हमें, आश्रयदाता की प्रशंसा भी है, छंद है, अलंकार है, इसमें ध्वनि भी है, क्योंकि रीतिकाल की जब हम बात करते हैं, क्योंकि इसमें रीति तत्वों की प्रधानता रही है। रीति तत्व में हमारे सभी जो काव्य के निर्माण के लिए विभिन्न तत्व जो निर्धारित किए गए हैं उसमें सभी का समावेश किया गया है। औचित्य सिद्धांत कह लीजिए, रस है, अलंकार है, छंद है, शब्द शक्तियाँ की जब हम बात करते हैं काव्य सिद्धांतों की, काव्य के बारे में, काव्य को किस प्रकार से प्रभावशाली रूप से लिखा जा सकता है, काव्य में किस प्रकार से सौंदर्य उत्पन्न किया जा सकता है, जिस प्रकार से हमारे साहित्य में, हमारे काव्य में किस प्रकार से हमारे अलंकारों की विशेष भूमिका रहती है और हमारे छंदों की भी विशेष भूमिका रहती है, क्योंकि किस प्रकार से हमें अपने काव्य में सौंदर्य उत्पन्न करने के लिए, सौंदर्य दिखाने के लिए, पर अपनी रचना को प्रभावशाली बनाने के लिए छंदों का ज्ञान होना भी बहुत आवश्यक है। और वही क्या है, अगर हम हिंदी साहित्य की जब हम काव्य की जब हम बात करते हैं कि छंद को नकारा नहीं जा सकता, क्योंकि छंदों से, अलंकारों से हमें लय का, प्रभाव का, हमारे ठहराव का हमें पता चलता है छंदों के माध्यम से। इसीलिए क्या है, छंदों का भी हमारे हिंदी साहित्य के काव्य में, हिंदी साहित्य के इतिहास में छंदों की विशेष भूमिका रहती है। तो बात चल रही थी हमारे हिंदी साहित्य के जो रीतिकाल का नामकरण किन प्रवृत्तियों के आधार पर किया गया है। कि सबसे पहला है कि पहला पॉइंट ही हमने क्लियर कर चुके हैं कि प्रवृत्ति के आधार पर ही हिंदी साहित्य का जो रीतिकाल का नामकरण है वो उनका किया गया है, परंतु उनकी दृष्टि में साहित्यिक प्रवृत्तियां भिन्न भिन्न हैं। रीतिकाल के नामकरण के संबंध में विभिन्न विद्वानों के मत अवलोकनीय हैं कि हमें सबसे पहले रीतिकाल के काल में जितने भी हमारे विद्वान हुए हैं उन्होंने उस युग की प्रवृत्तियों के आधार पर, अपनी मानसिकताओं के आधार पर रीतिकाल का जो नामकरण उन्होंने किया है विभिन्न प्रवृत्तियों के आधार पर किया है, विभिन्न विशेषताओं के आधार पर किया है। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट आता है हमारा मिश्र बंधु की। जो मिश्र बंधु हैं उन्होंने अपने इतिहास ग्रंथ में विवेच्य काल को अलंकृत काल की संज्ञा से अभिहित किया है। उनके अनुसार इस काल के कवियों का ध्यान कविता की साज सज्जा पर अधिक रहा है और कविता की सजावट के लिए उन्होंने अलंकारों को चुना है। अपने मत के समर्थन में केशव के एक दोहे को
धृत करते हैं। कि सबसे पहले जो हमारे विद्वान है वो हमारे मिश्र बंधु, कि मिश्र बंधुओं के अनुसार उन्होंने इस काल को अलंकृत काल की संज्ञा से अभिहित किया है। अब अलंकृत काल इनको क्यों नाम दिया गया है? क्योंकि उस काल में, उस युग में कि जो हमारे जो कवि लोग थे उनका जो केंद्र बिंदु रहा है कविता करने का, कि उस काल में उनकी मानसिकताओं के आधार पर कि उस टाइम जो उस समय जो कविता लिखी जा रही थी उसमें कविता की साज सज्जा पर बहुत अधिक ध्यान दिया जा रहा था और कविता की सजावट के लिए उन्होंने अलंकारों को चुना है। इसीलिए क्या है, अभी बात की जो हमने कि अलंकारों का और छंदों का हमारे हिंदी साहित्य में एक विशेष भूमिका रहती है, क्योंकि अलंकारों के माध्यम से ही हमारी जो कविता है वो उसको सजाया जाता है, संवारा जाता है। इसी प्रकार जो हमारा अलंकार है, उनका जो अलंकारों का जो अर्थ होता है कि आभूषण है और गहना है। तो यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुबरन सरस सुवरत भूषण विनोद विराजई कविता बनिता मीत। किस प्रकार से हमारे केशव दास के जो अभी हम इस दोहे को पढ़ रहे थे कि जब भी मान लीजिए सुजाति अच्छी जाति वाली है, अच्छी लक्षणों वाली है, अच्छे वर्ण वाली है, शील स्वभाव वाली है, लेकिन स्त्री तभी उसको हम एक प्रभावशाली या फिर सौंदर्य से परिपूर्ण कह सकते हैं जब वो अलंकारों का प्रयोग, आभूषणों का वो प्रयोग करती है। कि भूषण बीरो न विराजई, कि आभूषण के बिना है जो कविता है वो नहीं हो सकती है वनिता, और स्त्री का जो रूप सौंदर्य भी वो भी प्रभावशाली नहीं हो सकता जब तक वो अलंकारों का और आभूषणों का प्रयोग नहीं करते हैं। काव्य में अलंकार है और स्त्री के सौंदर्य में भी हमारे जो आभूषण हैं उसकी एक अहम सहयोग, एक विशेष योगदान, एक विशेष महत्ता होती है। उसके बाद आता है हमारा, परंतु यह नामकरण निर्दोष एवं युक्ति संगत नहीं है। इसका कारण यह है कि अलंकृत काल कहने से इस काल की प्रमुख प्रवृत्ति का बोध नहीं होता है। आदि काल से लेकर आधुनिक काल तक प्राय प्रत्येक काल की कविताएं अलंकारों से सुसज्जित दिखाई देती हैं। इस आधार पर तो प्रत्येक काल अलंकृत काल कहलाने का अधिकारी हो सकता है। इसके अतिरिक्त इस काल में केवल अलंकारों का ही लक्षण उदाहरण सहित विवेचन हुआ है ऐसी बात भी नहीं है। अलंकृत काल इस युग का प्रतिनिधित्व करता है। कि सबसे पहले है कि इस काल में केवल अलंकारों के आधार पर ही रीतिकाल का नाम निर्धारित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इस काल में अलंकार भी लिखे गए हैं, श्रृंगारिकता की कविता भी लिखी गई है, राष्ट्रवाद की भी कविता लिखी गई है, रीति तत्वों की भी प्रधानता देखी जा सकती है। इसीलिए इस काल को हम अलंकृत काल जो विद्वान हैं उनमें मतभेद स्थापित हो चुका है कि केवल एक ही तत्व के आधार पर हम जो हमारा रीतिकाल का जो नामकरण है उसको निरूपित नहीं किया जा सकता है केवल अलंकारों के माध्यम से, केवल अलंकारों की प्रवृत्ति को ही देखकर। इसीलिए क्या है, इस काल में अलंकारों के लक्षण उदाहरण सहित विवेचन हुआ हो, इस ऐसा भी नहीं है। अतः अलंकृत काल इस युग का पूरा प्रतिनिधित्व करता है। इस काल में अलंकारों का लक्षण उदाहरण देकर, मतलब कि मान लीजिए अनुप्रास अलंकार की क्या विशेषताएं हैं, क्या लक्षण है, हमारा यमक अलंकार क्या है, हमारा उपमा अलंकार क्या है, हमारा रूपक अलंकार क्या है, मानविक अलंकार क्या है, अतिशयोक्ति अलंकार क्या है, कि इसमें अलंकारों के जो लक्षण हैं वो निर्धारित किए गए हैं। इसीलिए अगर हम श्रृंगारिकता की जब हम बात करते हैं तो इस काल में श्रृंगारिकता की कविता भी पूर्ण रूप से लिखी गई है। इसीलिए मिश्र बंधु के इस कथन को, इस नामकरण को उचित नहीं ठहराया जा सकता है। इसीलिए इस काल को मिश्र बंधुओं ने रीतिकाल को अलंकृत काल की संज्ञा से अभिहित किया है। इसीलिए क्या है, रीतिकाल का जो नामकरण है वो अलंकृत काल उचित नहीं माना जा सकता है। उसके बाद आता है हमारा श्रृंगार काल।
श्रृंगार काल की जब हम बात करते हैं, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इस काल को श्रृंगार काल के नाम से अभिहित किया है। जिस प्रकार से मिश्र बंधुओं ने अलंकृत नाम दिया गया है रीतिकाल को, किनकी विशेषताओं के आधार पर, अलंकारों की विशेषताओं के आधार पर। और उसी प्रकार जब हम श्रृंगार काल की जब हम बात करते हैं कि रीतिकाल को श्रृंगार नाम किसने दिया है, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। उनके विचार में श्रृंगारिकता इस काल की प्रमुख प्रवृत्ति रही है, अतः इस काल को श्रृंगार काल कहना ही उचित है। जिस प्रकार से हमारे मिश्र बंधु हैं, उन्होंने अलंकारों को माना है, और जो हमारे आचार्य के विश्वनाथ प्रसाद मिश्र हैं, उन्होंने श्रृंगारिकता की प्रधानता के आधार पर ही इस काल का जो नामकरण किया है वो श्रृंगार काल के नाम से अभिहित किया है, अतः इस काल को श्रृंगार काल कहना ही उचित है। वो अलंकारों को उचित मान रहे हैं, और ये जो हमारे केशव प्रसाद मिश्र हैं, ये श्रृंगारिकता को ही उचित मान रहे हैं। परंतु मिश्र जी का यह नामकरण निर्दोष नहीं कहा जा सकता है। इस युग के रीति ग्रंथों में श्रृंगार रस के समूचे अंगों का विवेचन नहीं किया गया है। श्रृंगार रस के स्थायी भाव, गति, आलंबन विभाव, उद्दीपन विभाव आदि का विशुद्ध निरूपण इस काल में नहीं हुआ है। कि अगर सिर्फ श्रृंगारिकता की भावना का तो इसमें रचना की गई है, लेकिन श्रृंगारिकता के जो विभिन्न रूप होते हैं उनका वर्णन नहीं किया गया है कि मान लीजिए जो श्रृंगार रस के स्थायी भाव हैं कि किस प्रकार से आलंबन है, किस प्रकार से विभाव है। आलंबन का मतलब क्या होता है, क्या इसका अर्थ निकालता है कि आलंबन अर्थात जिसके कारण, जिसको देखकर हमारे हृदय में रति भाव जागृत होते हैं, हास्य रस पैदा होता है, करुण रस पैदा होता है, रौद्र रस पैदा होता है। तो ये जिसको देखकर, जिसके कारण आलंबन, और आश्रय जिसके हृदय में ये सब बातें, ये सब जब भाव हैं वो उत्पन्न होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, आश्रय। वही विभाव की बात चलती, विभाव का मतलब ही कारण होता है। उद्दीपन विभाव की जो हमारे अंदर जो भाव उत्पन्न होते हैं, जो रस पैदा होता है, कि जो विशेष जो एक तत्व होते हैं, जो कारण होते हैं, जो ऐसी परिस्थितियाँ पैदा हो जाती हैं कि जो हमारे हृदय में जो भाव उत्पन्न होते हैं उनको बड़ा ही उत्साहित करते हैं, उमंग उत्साह उनमें भर देते हैं। फिर आता है आदि का विशुद्ध निरूपण इस काल में नहीं किया गया है, कि जो रति भाव दिखाया गया है, श्रृंगारिकता दिखाई गई है, उसमें ये विभिन्न तत्वों का उचित रूप से प्रयोग नहीं किया गया है। उसके बाद आता है इस काल में श्रृंगार की प्रधानता तो सर्वाधिक है ही, परंतु यह स्वतंत्र न होकर सर्वत्र रीति आश्रित है। कि इस काल में श्रृंगारिकता की प्रधानता तो रही, श्रृंगारिकता को लेकर काव्य रचना लिखी गई, लेकिन यह स्वतंत्र नहीं थी बल्कि सर्वत्र रीति आश्रित थी। मतलब कि रीति आश्रित, इसमें रीति है कि रीति तत्व का जो मतलब होता है कि इसमें काव्य को सौंदर्य को बढ़ाते हैं, काव्य लिखा जाता है, जो उसके तत्व होते हैं कि जिस अलंकार है, छंद है, हमारा सब शक्तियाँ हैं, हमारा औचित्य सिद्धांत है, हमारा ध्वनि सिद्धांत है, हमारे नायक नायिका का स्थायी भाव है, किस प्रकार से उनको पूर्ण रूप से दिखाया गया है, निरूपित किया गया है। और उसके बाद आता है हमारा फिर भूषण और गुरु गोविंद सिंह जी जैसे वीर रस के रीतिबद्ध कवि भी इस काल में हुए हैं। कि अभी बात चल रही थी कि हमारी भूषण के अलंकार के आधार पर भी हम इनको नाम नहीं दे सकते, श्रृंगारिकता के नाम पर भी रीतिकाल का नामकरण जो निर्धारित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि सबकी प्रवृत्ति अलग अलग है, सबका दृष्टिकोण अलग अलग है, सबकी सोच अलग अलग प्रकार की है। तो उसी प्रकार से जो हमारा भूषण है वो हिंदी साहित्य के जो हमारा रीतिकाल है उसका राष्ट्रवादी कवि रहा है। जिस प्रकार से हमारे आधुनिक काल की जब हम बात करते हैं,
हमारा जो रामधारी सिंह दिनकर है, बालकृष्ण शर्मा नवीन है, और जिस प्रकार से हमारे रामधारी सिंह दिनकर जो राष्ट्रवादी काव्यधारा के कवि रहे हैं, उनकी कुरुक्षेत्र है जो 1946 में लिखी गई थी। हमारा जो परशुराम की प्रतीक्षा है, किस प्रकार से उन्होंने राष्ट्रवाद की भावना को उजागर किया है, दिखाया है, उनको यथार्थ रूप से दिखाया है। राष्ट्रवाद की भावना के लिए न्यौछावर त्याग समर्पित की जो भावना है, किस प्रकार से वो राष्ट्रवाद को एकता के सूत्र में पिरोना चाहते हैं। तो उसी प्रकार से जो हमारा रीतिकाल का जो हमारा राष्ट्रवादी काव्यधारा के जो कवि हैं भूषण और गुरु गोविंद सिंह हैं, जो वीर रस के रीतिबद्ध कवि भी इस काल में हुए हैं। अगर राष्ट्रवादी काव्यधारा के भी कवि हुए हैं तो सिर्फ श्रृंगारिकता के नाम पर ही, केवल अलंकारों के नाम पर ही रीतिकाल का जो नामकरण है वो निर्धारित नहीं किया जा सकता है। उसके बाद आता है हमारा जो भूषण की हम बात कर रहे थे, इस प्रकार वीर रस की बात कर रहे थे। वीरता का जो जिस रचना को पढ़कर, जिस साहित्य को पढ़कर हमारे हृदय में जो भाव उत्पन्न होते हैं, जो एक राष्ट्रवाद की भावना पैदा होती है, जो ओज गुण उत्पन्न होता है, जो एक उमंग होती है, जो उत्तेजना होती है, जो हमारे अंदर एक आवेग उत्पन्न होता है, हमारे देश प्रेम की जो भावना उत्पन्न होती है, वो वीर रस के माध्यम से ही होती है। इसीलिए हम भूषण को भुलाकर श्रृंगारिकता का नामकरण के आधार पर रीतिकाल का जो नामकरण है वो नहीं कर सकते। इसीलिए इन दोनों तत्वों को नकार दिया गया है, क्योंकि इसमें राष्ट्रवाद की भावना का भी वो रूप में देखने को मिलता है। गुरु गोविंद सिंह की जो हमारे रीतिकाल के जो हमारे कवि रहे हैं, उनकी भी राष्ट्रवाद की भावना को हम इसमें देख सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा इस प्रकार श्रृंगार काल नामकरण भी इस काल की लक्षण ग्रंथ परंपरा का पूरा प्रतिनिधित्व करने की क्षमता नहीं रखता। कि वही बात कर रहे थे कि हम रीतिकाल श्रृंगारिकता के नाम पर नामकरण या फिर हमारा अलंकारों के नामकरण, तो उसी प्रकार से हम क्या है जो पूरा प्रतिनिधित्व करने की क्षमता नहीं रखता है। क्योंकि श्रृंगारिकता की जब हम बात करें तो उस काल में तो राष्ट्रवादी काव्यधारा भी लिखी जा रही थी, राष्ट्र से भरा हुआ भी काव्य रचा जा रहा था। इसीलिए श्रृंगारिकता और अलंकारों को भी नकार दिया गया है, क्योंकि इन दोनों में मतभेद पैदा हो गया है। उसके बाद है डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल। डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल ने इस काल को कला काल कहा है। उनके अनुसार काव्य की कला पक्ष का उत्कर्ष जितना इस काल में हुआ है उनका कभी नहीं हो सका है। कि किस प्रकार से डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल ने इस काल को कला काल कहा है, क्योंकि इस काल में, इस युग में काव्य का जितना जो काव्य का कला पक्ष का जो उत्कर्ष जितना इस काल में हुआ है उतना कभी नहीं हो सका। क्योंकि काव्य जो लिखा गया है वो उसमें कला पक्ष भी है और भाव पक्ष भी है। इसीलिए परंतु केवल कला पक्ष की प्रधानता देकर इसे कला पक्ष नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि साहित्य में भाव पक्ष और कला पक्ष इस प्रकार संयुक्त होते हैं, उन्हें अलग नहीं किया जा सकता है। अब डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल है वो इस काल की प्रधानता क्या मान रहे हैं? कला काल, क्योंकि इसमें जो साहित्य रचा गया है उनको कला के माध्यम से, कि किस प्रकार से उन्होंने भाव पक्ष को तो नकार दिया और सिर्फ किसको दिखाया है? कला पक्ष को। कला पक्ष क्या होती है? जिसमें हम क्या है अपने शब्दों का प्रयोग करते हैं, अलंकारों का, छंदों का, प्रतीकों का, बिंब का, ये हमारा आता है कला पक्ष। और भाव पक्ष जो हमारे हृदय में जो भावनाएं जो पैदा होती है किसी भी विषय को लेकर, किसी भी समस्या को लेकर, किसी भी रूप को देखकर। तो इसीलिए क्या है हम सिर्फ कला पक्ष के आधार पर ही इस काल का जो नामकरण है उसको निर्धारित नहीं कर सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा इसके अतिरिक्त कला पक्ष की प्रधानता होते हुए भी इस काल के काव्य में हृदय की सहज अनुभूति की व्यंजना का अभाव नहीं है। वस्तुतः कला काल नाम भी एकांगी होने के कारण तत्कालीन साहित्य की व्यापक प्रवृत्तियों का बोध कराने में असमर्थ होती है। कि किस प्रकार से सिर्फ कला पक्ष की प्रधानता नहीं देख सकते, बल्कि क्या है
इसमें भाव पक्ष की भी प्रधानता हम देखने को मिलती है। इसीलिए क्या है, इन सभी तत्वों को हम नकार सकते हैं क्योंकि सभी की प्रवृत्तियों में बहुत ज़्यादा अंतर मतभेद दिखाई देता है। उसके बाद आता है हमारा रीतिकाल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इन सभी नामकरणों में दर्शाई गई प्रवृत्तियों में संपूर्णता के अभाव को देखकर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस काल का नामकरण रीतिकाल किया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की जो प्रवृत्तियां रही हैं, जो मानसिकता रही है, उन्हें सभी तत्वों को एक एक रूप से देखा, सभी के प्रवृत्तियों को देखा, लेकिन क्या है, उनमें सभी में पूर्णता नहीं है, संपूर्णता नहीं है। कहीं ना कहीं सभी में कहीं ना कोई मतभेद दिखाई देता है। कोई अलंकारों को मान रहा है, कोई श्रृंगारिकता को मान रहा है, कोई कलाकाल को मान रहा है। इसीलिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि मेरी दृष्टि में तो इनका जो दृष्टिकोण है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। इसीलिए क्या है, शुक्ल जी ने इस युग में रीति ग्रंथों की प्रचुरता देखकर इसका नाम रीतिकाल रखा है। इसीलिए क्या है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इन सभी प्रवृत्तियों को देखकर इसका जो नामकरण है वो रीतिकाल रखा है। उसके बाद आता है हमारा उनके नामकरण का आधार रचना पद्धति है। रीति शब्द का सामान्य अर्थ पद्धति, शैली अथवा प्रणाली होता है। कि रीति शब्द की जो सामान्य अर्थ होता है उसका अर्थ होता है मार्ग, पंथ, प्रणाली, शैली, स्टाइल। हिंदी में यह थोड़ा व्यापक है। यहाँ इसका अर्थ केवल विशेष पद रचना ही नहीं, वर्ण रचना पद्धति एवं निर्देशक शास्त्र भी है। कि रीतिकाल का हम एक विशेष पद रचना नहीं कह सकते हैं, बल्कि क्या है, रचना पद्धति निर्देशक शास्त्र भी है। क्योंकि अगर मान लीजिए हमें कोई रचना करनी है, कोई काव्य लिखना है, तो उसमें एक विशेष प्रकार की पद्धति होती है, विशेष प्रकार की एक रूपरेखाएं होती हैं, उसकी एक स्टाइल होता है। तो उसी प्रकार से मान लीजिए हम काव्य लिखते हैं तो उसमें हम क्या देखते हैं कि किस प्रकार से उसकी शैली किस प्रकार से है, काव्य के जो तत्व है वो कौन कौन से हैं, उनका प्रयोग किया गया है या नहीं किया गया है। उसके बाद बात करते हैं हम, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीति शब्द का प्रयोग इसी व्यापक अर्थ में किया है। उनका रीति शब्द काव्यांगों के विवेचन से संबंध रखने वाला सलक्षण एवं अलक्षण दोनों प्रकार के काव्य का परिचायक है। कि थोड़ा स्लो कराना, कि किस प्रकार से उनका जो रीति शब्द है काव्यांग के विवेचन से संबंध रखने वाला सलक्षण एवं अलक्षण दोनों प्रकार के काव्य का परिचायक है। कि रीति शब्द के जो काव्य के अंग है, कि किस प्रकार से जो काव्य है वो लिखा जाता है, जैसे कि छंद है, अलंकार है, प्रतीक है, बिंब है, रस है, ध्वनि है, शब्द शक्तियाँ हैं, वो हमारे जो उसके काव्य के जो गुण हैं, ओज है, प्रसाद है, माधुर्य, इन सभी जो काव्य के जो अंग होते हैं उन्होंने सबके लक्षण उदाहरण सहित उनको बताया है। कि किस प्रकार से काव्य की जब हम बात करते हैं कि विभिन्न काव्य के लिए जो रचने के लिए, सृजन करने के लिए विभिन्न प्रकार के जो काव्य के जो अंग हैं उनका हमें ज्ञान होना चाहिए, उनकी पद्धति पता होना चाहिए, उनकी शैली पता होना चाहिए, उनकी पद्धति से हमें उनका परिचय हमें पूर्ण रूप से पता होना चाहिए। उसके बाद आता है हमारा उनके मतों में काव्यांग के लक्षण के साथ अथवा उनके आधार पर लिखा गया काव्य हिंदी में रीति काव्य कहलाता है। कि उनके मत में काव्यांग के लक्षणों के आधार पर लिखा गया काव्य हिंदी में रीति काव्य कहलाता है। कि अभी जब हमने बात की थी कि किस प्रकार से जो लक्षण हैं, लक्षण विशेषताएं, कि किस प्रकार से अलंकारों की जब हम बात करते हैं कि उनमें किस प्रकार की विशेषता, कि किस प्रकार से जो हम अलंकारों को पहचान सकते हैं, कौन कौन की उनकी विशेषताएं होती है, क्या क्या उनकी प्रवृत्तियां होती है, क्या क्या उनके उदाहरण होते हैं। तो वही अगर हम छंदों की बात करते हैं तो वही व्याकरण रूप से हमें स्वर का, व्यंजन का ज्ञान होना चाहिए। तभी क्या है, हम जो हमारा जो छंद है उसको पहचान सकते हैं और अपने काव्य में उनका प्रयोग कर सकते हैं। इस प्रकार से सलक्षण, लक्षण ग्रंथ और अलक्षण लक्ष्य ग्रंथों की रचना प्रमुख रूप से इस युग में होती रही है।
कि लक्षण ग्रंथों की जब हम बात करते हैं तो लक्षण ग्रंथ तो वही है कि भाव क्या है, रस क्या है, अलंकार क्या है, छंद क्या है, प्रतीक क्या है, बिंब क्या है, हमारे शब्द शक्तियाँ कौन सी हैं, हमारे काव्य के गुण कौन से हैं। तो इसी प्रकार से इन ग्रंथों की जब हम बात करते हैं तो वो सारी रचनाएं भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार ही इस काल में होती रही हैं। इसीलिए इन्होंने इस काल का नामकरण रीतिकाल किया है। इसीलिए इन्होंने हिंदी साहित्य में रीतिकाल का जो नामकरण है विभिन्न प्रवृत्तियों के आधार पर, विभिन्न लक्षणों के आधार पर इन्होंने हिंदी साहित्य में रीतिकाल का जो नामकरण है उन्होंने इन प्रवृत्तियों के आधार पर ही स्थापित किया है। उसके बाद आता है हमारा उपर्युक्त सभी नामकरणों की विवेचना करने के उपरांत यही कहा जा सकता है कि सभी रीतिकाल कवियों ने रीति परंपरा का पूर्ण निर्वाह किया है। कि उपरोक्त सभी विवेचना का जो हमने अध्ययन किया है, मनन किया है, चिंतन किया है, पढ़ा है, समझा है कि सभी रीतिकालीन कवियों ने रीति परंपरा का पूर्ण रूप से निर्वाह किया है। कि जितने भी हमारे रीतिकाल के कवियों की जब हम बात करते हैं, केशव है, बोधा है, चिंतामणि है, केशव दास है, हमने उनके सभी के काव्य को पढ़ा है। उन्होंने रीति परंपरा का विशेष रूप से प्रयोग किया है कि किस प्रकार से जो रीति की जो परंपरा होती है, रीति काव्य की जब हम बात करते हैं कि जो काव्य है वो किस प्रकार से रचा जाता है, संवारा जाता है, लिखा जाता है, सृजन किया जाता है, प्रभावशाली रूप से दिखाया जाता है कि किस प्रकार से जो पाठक है, जो सहृदय है, उसको किस प्रकार से पढ़ सकता है, उसके अंदर किस प्रकार के भाव उत्पन्न हो सकते हैं, किस प्रकार से रचना को प्रभावशाली बनाया जा सकता है। तो उसी प्रकार से जब हम रीतिकाल के जब हम बात करते हैं कि रीतिकाल के सभी कवियों ने पूर्ण रूप से रीति परंपरा का पूर्ण रूप से निर्वाह किया है। अलंकृत काल, श्रृंगार काल, कला काल इस युग की आंतरिक प्रवृत्तियों का ठीक तरह से प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। अतः विवेच्य काल को रीतिकाल कहना ही अधिक संगत प्रतीत होता है, क्योंकि रस अलंकार आदि की रीति में बंधकर आए हैं। क्योंकि वही बात है, मिश्र बंधु ने अलंकृत नाम दे दिया, कला काल दे दिया, श्रृंगार काल दे दिया, लेकिन क्या है कि इन सभी की प्रवृत्तियों का हम पूर्ण रूप से निर्धारित तो करते हैं, लेकिन क्या है कहीं ना कहीं ये जो प्रवृत्तियां हैं वो ठीक रूप से सटीक नहीं बैठती है। लेकिन क्या है, हमारे जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं उन्होंने जो काव्य के विभिन्न रूप हैं उन्होंने उनका वर्गीकरण करके काव्य को जो किस प्रकार से लिखा जा सकता है, कौन कौन से तत्व होने चाहिए, कौन कौन से रूप होने चाहिए और जो प्रवृत्तियां हैं वो किस प्रकार से रही हैं, सिर्फ एक विशेष प्रवृत्ति के आधार पर ही हम उसका जो रीतिकाल का जो नामकरण जो अलंकृत है या फिर श्रृंगार काल है उसको चिन्हित नहीं कर सकते हैं। क्योंकि उस काल में राष्ट्रवाद की भावना भी थी, अलंकार भी थे, छंद भी थे हमारे, और श्रृंगारिकता भी थी, कलाकाल भी थी। लेकिन लोगों की जो विद्वान लोग हैं उन्होंने अपने अपने दृष्टिकोण से अपने अपने सोच के अनुसार, अपने दृष्टिकोण के आधार पर इनका जो नामकरण है वो पूर्ण रूप से दिखाया है। और लेकिन समर्थन की जब हम बात करते हैं कि सभी की विशेषताएं अलग प्रकार की हैं, सभी का दृष्टिकोण अलग प्रकार का है, तो हम जो हमारे हिंदी साहित्य का जो रीतिकाल है उसमें हम वो सारी चीज़ें हम देखते हैं। क्योंकि विवेच्य काल को रीतिकाल कहना ही अधिक संगत प्रतीत होता है। इसीलिए जो हमारा हिंदी साहित्य का जो रीतिकाल है वही जो नामकरण है वो सटीक बैठता है। क्योंकि जब हम काव्य लिखते हैं तो इसमें रस और अलंकार आदि की रीति में ही बंधकर किया जाता है। तो ये था हमारा जो BA द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों के लिए रीतिकाल का नामकरण का प्रश्न। और आज सभी बच्चों को, ये विद्यार्थियों को पूर्ण रूप से समझ आ गया होगा। आप सभी को नमस्कार।